सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षा को देखते हुए हम लोग उनके उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे थे जो कि लास्ट कुछ ईयर में लगातार आ चुके हैं और इस साल भी आ सकते हैं। तो उसी सीरीज में मैं ये वीडियो एसएसटी के ऊपर लाया हूँ। एसएसटी के 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि लगातार पिछले कुछ साल में पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन लाया हूँ इन्हीं में जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस साल जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइस चलिए बिना देर के उन क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम रेडी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग में से कई लोग को पता होगा, लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें लोग आते हैं नॉर्मली 26 जनवरी 1950 को लगा देते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान हमारे इस देश के लिए लागू हुआ था। बट ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा संविधान कब तैयार हुआ, यानी कि कब लिख कर पूरा हमारा संविधान रेडी हुआ, ना कि लागू हुआ। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ, यहाँ ये पूछ रहा है कि कब रेडी हुआ। तो बिल्कुल एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 2 महीने बाद करेक्ट 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि इंडिया के लिए 26 जनवरी बहुत ही खास दिन था, इसीलिए उसको 26 जनवरी को लागू किया गया। बट ये लिखकर कब रेडी हुआ, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 26 नवंबर 1949। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है फुल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दूसरा है फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तीसरा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और चौथा है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो आपको दिमाग में रखना है ये एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फुल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये तब दर्ज कराई जाती है जब कोई विवाद या फिर कोई घटना हुई हो जिसकी हमें पुलिस में या फिर जिसकी हमें कोर्ट कचहरी में उसकी बात बतानी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी हो, उचित कार्यवाही करनी हो, उसकी जांच पड़ताल करवानी हो, तो हम एफआईआर करवाते हैं। और एफआईआर की फुल फॉर्म ना ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ना ही फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, ना ही फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। ये होती है फुल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसमें बताया जाता है कि घटना कब हुई, कैसे हुई, हमें किस पर संदेह है, पूरी जानकारी उसमें घटना की पूरी जो जानकारी होती है वो उस एफआईआर में होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस हमारे ये वाला क्वेश्चन है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि मनी बिल। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मनी बिल। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मनी बिल का मतलब क्या होता है। मनी बिल का मतलब ये होता है कि पैसे से संबंधित, यानी कि मान लीजिए कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, इससे संबंधित बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। कहाँ इंट्रोड्यूस्ड होता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है बाय द स्पीकर ऑफ राज्यसभा और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि राज्यसभा बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए बाय द स्पीकर ऑफ राज्यसभा भी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकसभा। ठीक है ना, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑलवेज इन लोकसभा, इसमें राइट आंसर होगा हमारा लोकसभा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। कह रहा है कि दीज आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यानी कि कौन सा इन चारों में कौन सा मतलब हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत ही क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कई सारे पक्षी, कई सारे पशु विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे कई सारे पशु की प्रजातियां हैं, कई सारे जानवरों की प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। कई सारे पेड़ पौधे हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, अब कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप ये उठाया, गवर्नमेंट ने कई सारे नेशनल पार्क बनाए, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए, कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए ताकि अपनी इस संस्कृति को, अपने इस पौधे के, अपने इस जानवरों की संस्कृति को बचा के रखा जाए, उन जानवरों को विलुप्त ना होने दिया जाए। तो इसीलिए इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए नेचुरल पार्क भी इसीलिए बनता है ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों मतलब प्रोटेक्ट रहे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी मोटो यही है, बायोस्फीयर रिजर्व का भी मोटो यही है, इसीलिए इसमें
में ऑल ऑफ दीज होगा। ये चारों में, ये तीनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये किसी अलग वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि एट द लेवल ऑफ विलेज द जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाई, यानी कि गांव के स्तर पर जो न्यायिक फैसले होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जस्ट एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी का गांव में किसी का खेत है, ठीक है ना। अब खेत का विवाद है, कोई आपको पता होगा खेत के बीच में पार्टीशन होता है। मान लीजिए एक खेत ये है और एक खेत ये है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। और इसके बीच में आपको पता होगा गांव में इसको मेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो लोग मेड़ काट लेते हैं, ठीक है ना, मेड़ काट लेते हैं और अपना खेत थोड़ा बड़ा करने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे फैसले जो कि मतलब गाँव के लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े फैसले नहीं। अब ऐसा नहीं कि मर्डर हो गया तो मर्डर का फैसला हो, नहीं नहीं, जो छोटे छोटे फैसले होते हैं, मान लीजिए गाँव के स्तर की चोरी हो गई छोटी मोटी, या फिर गांव के स्तर का साइकिल गुम हो गया, या फिर मान लीजिए कि कोई गांव में किसी का खेत काट लिया, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, ये सब कौन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। ये सब गांव के स्तर पर कौन परफॉर्म करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ऑप्शन को काट देते हैं जो कि बिल्कुल जिसके होने की संभावना ही नहीं है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्थान है, देश के जो सबसे बड़े बड़े फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं। जैसे कि जो बहुत उच्च स्तरीय फैसले हो, बहुत बड़ा कोई माफिया हो, उसने कोई चोरी की हो, बहुत बड़ा बैंक लूट लिया गया हो, 100 करोड़ 200 करोड़ का घोटाला हो, या फिर कोई मर्डर हो, ऐसे ऐसे बड़े जो फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अब बचा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये छोटे मोटे फैसले नहीं जाते हैं, जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर खेत का विवाद है, अगर खेत के विवाद से झगड़ा वगैरह हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट गांव के स्तर पर एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक ना, वो इन छोटे मोटे जितने भी मतलब झगड़े हो गए, छोटे मोटे खेत वगैरह का विवाद हो गया, इन सब का क्या करती है, निपटारा करती है। तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, बोला है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। तो देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है। अब मैं आपको इसका जरा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। जस्ट सपोज आपको पता होगा कि जो देश की सबसे बड़ी सरकार होती है, जिसे मतलब प्रधानमंत्री बैठते हैं, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कहाँ बैठती है, वो दिल्ली में बैठती है। उनका कैबिनेट कहाँ बैठता है, दिल्ली में बैठता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए केवल वही एक सरकार है, ठीक है, उसके अलावा किसी भी स्तर की सरकार नहीं है, केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये दिल्ली में बैठा है। तो भाई इसको क्या पता कि यहाँ पे जो केरला है या फिर यहाँ पे जो दक्षिणतम राज्य है वहाँ क्या चल रहा है, कि ये दिल्ली से कैसे इसको पता चल पाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई घटना हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो या फिर मान लीजिए यहाँ के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ के लोगों को सड़क बनवाना है, तो वो किससे कहने जाएंगे, दिल्ली, इतने ज़्यादा ऊपर किससे कहने जाएंगे, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप यूपी में रहते हैं, ठीक है, और यूपी में लखनऊ में नॉर्मली कैबिनेट बैठता है, जो गवर्नमेंट होती है उनका कैबिनेट नॉर्मली लखनऊ में बैठता है, ठीक है। तो लखनऊ बैठे हुए व्यक्ति को वहाँ से 600 किलोमीटर दूर देवरिया गोरखपुर में क्या चल रहा है उनको कैसे पता रहेगा, ठीक है। तो उनको ये सब नहीं पता रह पाता है। इसीलिए अपने देश में 3 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। नॉर्मली बेसिकली अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, जो कि गांव के लेवल पे होती है। उसके बाद हमारा शहर के लेवल पे हमारा डिस्ट्रिक्ट का होता है, नगर पालिका वगैरह आपको पता होगा, वहाँ से लोग आते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमारा राज्य स्तर पर होता है, राज्य से ऊपर हमारा केंद्र स्तर पर होता है। यानी कि 4 लेवल की सरकारें होती हैं ताकि सभी व्यक्ति का बात पहुँच सके। अब आपके गाँव में क्या हो रहा है वो आपके शहर के लोगों को ज़्यादा अच्छे से नहीं पता होगा, वो आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को ही पता होगा। मान लीजिए आपके घर के बगल में की ज़मीन खराब है, तो आप जाके बोलेंगे कि देखिए हम आपको वोट दिए हैं, ये ज़मीन हमारी बनवाइएगा, तो वो आपकी बात को ऊपर उठाएगा और बोलेगा कि हमारे वहाँ की जो ज़मीन है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कराने के लिए फंड दीजिए। तो वो उधर से पैसा देंगे, फंड देंगे, तो आपकी ज़मीन ठीक होगी। लेकिन अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल एक स्तर की अगर सरकार रह जाए तो हर जगह में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पता नहीं चल पाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो जरा
था, 1 मिनट में सबको रिमूव कर दूं, तो वही होता है वन मोर देन वन लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन है फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म और फिर बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जान जाइए इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं संघवाद, ठीक है ना। फेडरलिज्म होता है जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार देश में होती है। तो बिल्कुल दिमाग में आपको बैठाना है कि फेडरलिज्म विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल नोन एज फेडरलिज्म। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली। बोला कि न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट कौन थे। तो इससे हिस्ट्री में आपको एक बता दूं, आप लोग को पता होना चाहिए कि दिल्ली में पहले बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ था, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा दिल्ली की स्थिति खराब हो गई थी। अभी आप जो न्यू दिल्ली देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतनी अच्छी नाली की व्यवस्था, इतनी अच्छी हर चीज़ें, पार्क वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था दिल्ली में, ठीक ना। दिल्ली में एक शाहजहानाबाद था जो कि 1631 में बनाया गया था, वो एक बहुत अच्छा शहर था, बाद में वो भी खराब हो गया था। तो दिल्ली की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गई थी। दिल्ली में रोड अच्छे नहीं थे, नालियाँ बहुत पतली थीं, सड़कें बहुत ज़्यादा पतली पतली थीं, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए उसके बाद दिल्ली को फिर बसाने का प्रयास किया गया, दिल्ली को फिर से आर्किटेक्ट किया गया, फिर से उसका विनिर्माण कराया गया। तो बोल रहा है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन दिया हुआ है एडविन लुटियंस एंड एच बेकर, फिर बोला है लॉर्ड लिटन, फिर बोला है किंग जॉर्ज और फिर बोला है क्वीन एलिजाबेथ। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वीन एलिजाबेथ तो बिल्कुल नहीं होंगे, आप सभी को पता होगा। अरे भाई वो क्यों आर्किटेक्चरिंग का काम करेंगी भाई। फिर किंग जॉर्ज, लॉर्ड लाइटन, एडविन लुटियंस एंड एच बेकर। मैं आपको बता दूं ये पहला वाला राइट आंसर होगा। 2 लोग थे आर्किटेक्चर, पहले का नाम था एडविन लुटियंस और दूसरे का नाम था हर्बर्ट बेकर, ठीक है। वही इसको एच बेकर लिखा गया, ठीक ना। तो आपके दिमाग में होना चाहिए देयर वर 2 आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने दिल्ली का बिल्कुल नक्शा बनाया था। ये प्रयास किया था कि नाली की व्यवस्था कैसी होगी, सड़कें चौड़ी चौड़ी कैसे होंगी। दिल्ली को बसाने के लिए आर्किटेक्चरिंग का काम इन्हीं दोनों लोगों ने किया था, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द राज्यसभा, ठीक है ना। राज्यसभा एक बहुत ज़्यादा विशिष्ट टॉपिक है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग को पता होगा एक होता है लोकसभा, एक होता है विधानसभा, बट राज्यसभा इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक ना। इसको अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बना के राज्यसभा के बारे में आपको हर चीज़ समझा दूंगा, ठीक ना। तो बोला है कि कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट उनका चुनाव करता है राज्यसभा के लिए। ऑप्शन है 233, 12, 22 और 250। तो मैं आपको बता दूं राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 लोग ही बैठ सकते हैं, यानी कि 250 मेंबर ही क्या होते हैं राज्यसभा में रह सकते हैं, ठीक ना। उससे ज़्यादा मेंबर नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में 245 है, बट 250 अधिक से अधिक रहते हैं, ठीक है ना। और उन 250 में से आपको पता होना चाहिए कि 238 मेंबर 238 मेंबर चुन के आते हैं सभी राज्यों से, फिर सभी केंद्र शासित प्रदेशों से 238 चुन के आते हैं। और बाकी के 12, याद रखिएगा, बाकी के जो 12 होते हैं वो किसके द्वारा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक ना। उन्हें प्रेसिडेंट निर्वाचित करता है। टोटल 238 होते हैं जो कि स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। और उसके बाद के जो 12 होते हैं उनका कौन चुनाव करता है, उनका राष्ट्रपति चुनाव करता है। और एक और आपके दिमाग में होना चाहिए कि 250 से ज़्यादा लोग राज्यसभा में नहीं बैठ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपका मेंबरशिप होगा वो 250 ही होगा। वर्तमान में किसी कारणवश सीट वगैरह खाली है, इसीलिए 245 ही हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से संबंधित है। देखिए कह रहा है विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर एक उपाधि है, जान जाइएगा। मैनचेस्टर एक उपाधि है, क्लास 8 की ज्योग्राफी का टर्म है, ठीक ना। क्लास 8 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद और मुंबई। देखिए
यहाँ पर लोग इलाहाबाद और अहमदाबाद में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं होना है। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है, अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है अहमदाबाद और इलाहाबाद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसे ऐसी टर्म दिए होते हैं पेपर में कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और यहीं से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्लास ये 8 में ही बताया गया था, मुझे याद आ गया, मैं बता दूं आपको कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो जान जाइए ओसाका, ओसाका उसका राइट आंसर होगा। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, ठीक है। इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। तो इसी से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन में पहला दिया हुआ है इंडियन नेशनल कम्युनिटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कलकत्ता और नॉन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इसका राइट आंसर होता है, आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी का नाम। तो कांग्रेस पार्टी का फुल नेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसी को बोलते हैं आईएनसी। बहुत लोग सोच रहे होंगे इंडियन नेशनल कलकत्ता, इंडियन नेशनल कम्युनिटी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसी से एक मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो आप जाइए 1885 में, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम थे, ये चूंकि इंडिया के नहीं थी, ये इंडिया के नहीं थे, इनका मूल जो था वो ब्रिटेन के थे, बट इन्होंने राजनीति पॉलिटिक्स के लिए इन लोगों ने क्या किया, आईएनसी की स्थापना कर दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसको जरा पढ़ते हैं। बोला है बायोटिक रिसोर्सेज आर। आपको पता होगा रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा भाग में किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिसोर्स क्या होता है। हो सकता है आपको पता हो, बट मैं एक लाइन का डिफिनीशन बताता हूँ। जो भी चीज़ें हमारे किसी यूज की हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कुर्सी है, हमारे लिए बैठने काम आती है, रिसोर्स है, ठीक है। कुकर है, हमारे लिए खाना बनाने का काम आता है, भाई रिसोर्स है। पेन है, लिखने का काम आता है, रिसोर्स है। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे किसी यूज़ में आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा भाग में किया गया है। उसी में दो भाग आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो बोला है बायोटिक रिसोर्सेज आर, बोला है मेड बाय ह्यूमन बींग्स, फिर बोला है डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, फिर बोला है डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और फिर बोला है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता होना चाहिए कि मेड बाय ह्यूमन बींग्स को, उस वाले रिसोर्स को बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स, जो कि मतलब कि ह्यूमन बींग के द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पेन की, तो पेन ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया है, किसी व्यक्ति ने ही बनाया है, तो उसे हम बोलेंगे वो होगा, वो मैन मेड रिसोर्स होगा, ना कि वो बायोटिक रिसोर्स होगा। फिर बोला है डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और फिर बोला है डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप जान जाइए बायोटिक रिसोर्स में लिविंग थिंग आते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए इसमें होगा डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। और यहीं पर अगर ए बायोटिक रिसोर्स होता है, दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक, ए बायोटिक। बायोटिक जो होता है वो डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स होता है, और ए बायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो इसी में आपको दो क्वेश्चन याद करना है, बायोटिक और ए बायोटिक दोनों, बिकॉज कि ए बायोटिक 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है और बायोटिक 2019 की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको ज़रा समझिएगा। बोला है सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट मीन्स, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, पहले बता दूं। स्टेट का मतलब हमारा है गवर्नमेंट सिटी, यानी कि कहने का मतलब है शासन, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो प्रशासन हो रहा है, जो शासन हो रहा है, उससे उसका मतलब है स्टेट का मतलब, ठीक है। तो बोला है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट मीन्स फेडरलिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। सबसे पहले मैं बता दूं फेडरलिज्म के बारे में आपको ऊपर बताया था। फेडरलिज्म मतलब होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। अब बोल रहा है कि सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं कि यह है क्या, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब जैसे एग्जांपल मानते हैं, अपना जो इंडिया है वो इसी पे बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक ना। हमारे इंडिया में किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं ऐसा देखा है क्या कि कोई नौकरी है, या फिर मान लीजिए जैसे सपोज फॉर IIT है, ठीक है। तो कहीं ऐसा है क्या कि IIT केवल हिंदू कर सकता है, या फिर IIT केवल मुस्लिम कर सकता है, या फिर IIT केवल क्रिश्चियन कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आपने ये देखा है क्या कि
कहा जाता हो कि नहीं ये नौकरी हम केवल हिंदू को देंगे या फिर ये नौकरी हम केवल मुस्लिम को देंगे। कभी भी गवर्नमेंट द्वारा ऐसी नौकरियों को नहीं लाया जा सकता है किसी धर्म विशेष के लिए। यानी कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में जो भी सरकार आएगी, भारत में जो भी शासन होगा, उसमें कभी भी किसी भी एक धर्म को विशेष नहीं माना जाएगा। सभी धर्म बराबर है, सर्वधर्म सम्मानम, ठीक है। सर्वधर्म, सभी धर्म क्या है, सम्मान है भारत की शासन व्यवस्था के लिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई हिंदू मतलब किसी का खून करता है तो उसके लिए अलग सजा, मुस्लिम खून करता है तो अलग सजा, ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में एक कानून है तो उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म बोलते हैं जिस प्रोसेस में, मतलब जिस भी सरकार में, जिस भी शासन की व्यवस्था में हम गवर्नमेंट के शासन को किसी भी रिलीजन से दूर रखते हैं। यानी कि गवर्नमेंट अपने शासन में ये नहीं कह सकती है कि अच्छा तुम मुस्लिम हो, अच्छा तुम हिंदू हो तो तुम आओ मेरे पास बैठ जाओ, तुम मुस्लिम हो तुमको हम कोई नौकरी नहीं देंगे, तुमको हम फांसी पे चढ़वा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसी को बोलते हैं हम सेकुलरिज्म। ये बहुत ज़्यादा देशों में होता है, बहुत ज़्यादा देश नॉन सेकुलर है, बहुत ज़्यादा देश आप देख सकते हैं जो कि किसी एक धर्म को विशेष मानते हैं। ऐसे आपको 50 देश के एग्जाम्पल मिलेंगे, बट भारत एक सेकुलर देश है, ये सभी धर्म को समान मानता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़रा समझिएगा, ठीक है। बोला द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लेड बाई, एक मूवमेंट चला था यंग बंगाल मूवमेंट, वो किसके द्वारा लेड किया गया था, यानी कि कह सकते हैं उसमें कौन प्रमुख था, ठीक है। तो बोला स्वामी विवेकानंद, विलियम जोन्स, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो और ममता बनर्जी। आप लोग को पता होना चाहिए कि आप कोई भी अगर परीक्षा देते हैं तो उसमें एक एनालिटिक निकलता है हर क्वेश्चन का, मतलब एक आध महीने बाद, लगभग मान लीजिए जब रिजल्ट आता है उसके 1-2 महीने पहले ही निकलता है एनालिटिक कि कौन कितने % लोग किस आंसर पे ट्रिक मारे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2018 से मैंने लिया है, 2018 के पेपर से मैंने लिया है। तो मैंने देखा कि ममता बनर्जी पे 46% स्टूडेंट ट्रिक करके आए थे कि ममता बनर्जी विल द राइट आंसर, ममता बनर्जी विल द राइट आंसर। अरे भाग बेवकूफ़, यंग बंगाल मूवमेंट आज का थोड़े ना हुआ है, यंग बंगाल मूवमेंट को हुए कितने साल हो गए, दशक हो गए, ठीक है। और ममता बनर्जी तो इस टाइम CM है बंगाल की। ममता बनर्जी क्या है, चीफ मिनिस्टर है, कहाँ की, बंगाल की। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, ना कि ये यंग बंगाल मूवमेंट को लीड की थी, नहीं, यंग बंगाल मूवमेंट को लीड की थी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो लीड की थी किसको, यंग बंगाल मूवमेंट को, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं, इस मूवमेंट के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये क्वेश्चन है, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, यानी कि जब अलीवर्दी खान मर गए थे तो बंगाल का नवाब कौन बना था, मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। बिल्कुल याद कर लीजिए, अलीवर्दी खान के बाद बने थे हमारे सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान के बाद कौन बना, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब की राजनीति बहुत बड़ी थी, इसमें लोग अंग्रेज से मिल गए थे, अंग्रेज से मिल करके वो कई लोग अपनी सेना नहीं भेजे थे, सेनापति अपनी सेना नहीं भेजे थे, वो एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक ना। तो इसको आपको बस ये याद करना है कि जब अलीवर्दी खान मर गए उनके बाद शासन की व्यवस्था किसने संभाली, तो उसने संभाली सिराजुद्दौला, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को रखा है बस ये देखने के लिए कि आपका वीडियो पर कितना ध्यान है। देखिए, बोला है हाउ मैनी MPs आर इलेक्टेड टू राज्यसभा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा आपको हर डिटेल बताया था। बोला है कि कितने MP इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के लिए, ठीक ना। ये वर्तमान के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, वर्तमान में कितने MPs इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के लिए। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, 250 क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है, ठीक है ना, 250 हाईएस्ट नंबर होगा। बट इस टाइम वर्तमान में 245 लोग हैं, वर्तमान में कितने लोग हैं, 245 लोग। 250 से ज़्यादा लोग नहीं इलेक्ट हो सकते हैं राज्यसभा के लिए, वर्तमान में 245 हैं। और इसमें 12 लोग, इसमें कितने लोग, इसमें 12 लोग क्या होते हैं, इसमें 12 लोग हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं और 233 लोग इसमें यूनियन टेरेटरीज और राज्य से क्या हुए हैं, आए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 245। बहुत लोग ये मार देंगे 233। देखिए, ना ही यहाँ पर ये बोला गया है कि कितने MP स्टेट और यूनियन टेरेटरी से आते हैं, अगर ये बोलता तो क्या राइट आंसर होता हमारा 233। अगर हमसे पूछा जाता कि कितने मेंबर या फिर कितने MPs स्टेट और यूनियन टेरेटरी से
आते हैं तो हम 233 पे मारते हैं। वहीं अगर पूछा जाता कि हाउ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज कितने होंगे राज्यसभा के लिए, तो हम 250 मार देते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है हाउ मैनी एमपीज आर इलेक्टेड टू राज्यसभा, तो वर्तमान में हमारा आंसर क्या होगा, 245 ही होगा। तो हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फंडामेंटल राइट्स है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। थोड़ा फंडामेंटल राइट्स को जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है समझ लीजिएगा। देखिए भारत में पैदा होने वाले हर मनुष्य को, हर आदमी को कुछ फंडामेंटल राइट मिलते हैं। फंडामेंटल राइट बहुत सारे हैं, मैं आपको दो चार का एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे राइट ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारत का कोई भी लड़का 12 से 14 साल, लगभग 14 से 16 साल तक है कि वो पढ़ेगा, फ्री में पढ़ सकता है किसी भी सरकारी विद्यालय में। उसको अधिकार है, अगर उसको कोई पढ़ने से रोकता है तो जाके कंप्लेन कर सकता है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अगर आप कहीं देख रहे हैं, मान लीजिए अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा है कि किसी कोई नल है, जैसे सपोज कोई कुआं है, ठीक है, ये इंडिया में बहुत पहले होता था, अब नहीं होता है, ठीक ना। मान लीजिए कोई कुआं है, ठीक है, आप वहाँ पे पानी भरने गए, लेकिन किसी ने रोक दिया, नहीं तुम हिंदू हो तुम नहीं भरोगे, चाहे नहीं तुम मुस्लिम हो तुम नहीं भरोगे, चाहे नहीं तुम छोटे जात के हो तुम नहीं भरोगे, तो आप जा करके कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके राइट टू इक्वलिटी अधिकार का हनन हुआ है। जहाँ सब कोई पानी भर रहा था वहाँ आपको भी भरना पड़ेगा, आपको भी भरना चाहिए, क्योंकि आपके पास अधिकार है राइट टू इक्वलिटी का। आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मैं भी समान हूँ, सभी नागरिक समान है। अगर कोई सरकारी चीज़ है, हाँ अगर ऐसा हो कि वो किसी के घर का नल है, मान लीजिए किसी के घर का नल है और आप जाके कंप्लेन कर दें नहीं हमको पानी नहीं भरने दे रहा है, तो औरू मारेगा, कहे भाई मेरा नल है हम तुमको कहे पानी भरने दें। लेकिन हाँ अगर सरकारी नल है तो वहाँ आप भी भर सकते हैं, सब कोई भर सकता है। वहाँ पे कोई जाति धर्म लिंग का, भारत में कहा गया है, भारत के संविधान में धर्म जाति लिंग पैदा होने के जन्म स्थान पर किसी भी व्यक्ति पर उसके जन्म स्थान जाति धर्म लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जितना आपको अधिकार है उतना महिलाओं को अधिकार है, जितना महिलाओं को अधिकार है उतना पुरुषों को अधिकार है, सभी को समान अधिकार है। इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। फिर हो गया राइट टू स्पीक, आपको बोलने का अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता है आपको कि जैसे सपोज मान लीजिए वहाँ आप कहीं गए, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं, ठीक है, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, कहीं चर्चा हो रही है और आपने कहा कि नहीं नहीं ये पार्टी सही है, चाहे गवर्नमेंट चाहे सरकार बनाने के लिए ये पार्टी सही है, और कोई बोल दे अरे तुम कैसे बोल दिए जी तुम तो हिंदू हो, चाहे कोई बोल दे अरे तुम कैसे बोल दिए तुम तो मुस्लिम हो, और आपको मार दे या फिर आपको वहाँ से भगा दे, आपको बोलने ना दे, तो वो आपके राइट टू स्पीक के अधिकार का हनन है। ये भी आपका अधिकार है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आप तब तक रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल के दूसरे के अधिकार का हनन करेंगे। अब मान लीजिए आप लगे किसी को गाली देने और कहें नहीं भाई मेरा तो अधिकार है, राइट टू स्पीक मेरा अधिकार है, हम बोलेंगे, क्या कर लोगे जी, तो ये गलत है। आपका अधिकार तभी तक आपका है जब तक आपके अधिकार से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। तो इसमें देखिए ये फंडामेंटल राइट्स ये तीनों हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन। हमारे संविधान ने हमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट दे रखा है, तो इसीलिए हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि अमूल स्टैंड्स फॉर, यानी कि यहाँ पे अमूल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, आनंद मजदूर यूनियन लिमिटेड, अहमदाबाद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आप सुने होंगे अमूल दूध पीता इंडिया, खूब प्रचार देखे होंगे इस टाइम, तो खूब अमूल दम चाप के प्रचार दे रहा है बिल्कुल। तो सुने होंगे अमूल दूध पीता इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है ना। हो सकता है कि आनंद जो हो कि उसके मतलब जो फाउंडर हैं हो सकता है उनका नाम हो, या फिर उसका किसी और उनके लड़के वगैरह का नाम हो, बट इसका फुल फॉर्म क्या है इससे आपको मतलब नहीं है। आपको फुल फॉर्म से मतलब है, फुल फॉर्म ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले मैं बता दूं, अगर गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपनी स्टडी के टाइम को काट के ही आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, यानी कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। पहला 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950। तो आप याद रख लीजिए जिस दिन अपने देश में संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हो गया था। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। ये देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्थान है। अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ठीक है, अगर आपका कोई विवाद है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला
सुना दिया जो आपको लग रहा है नहीं ये सही नहीं है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ने भी वही फैसला दोहरा दिया या फिर कोई ऐसा फैसला सुना दिया जो कि आपको लगता है नहीं ये सही नहीं है, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुना दिया जिसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, तब आपका रास्ता जेल रहेगा। मतलब जहाँ वो बोलेगा वहाँ रहेगा, ठीक ना, आपका नहीं किसी और का, मतलब आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एक्टिविटी। अब भैया सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यवसाय करते हैं, सभी व्यवसाय को 3 टाइप में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट को बोलते हैं बिजनेस वगैरह टाइप वाली कैटेगरी, ठीक ना, थर्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है? ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग, ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, और फिर बोला है बी कीपिंग। याद रख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट एक टाइप का बिजनेस है और ये आता है हमारा थर्ड वाले में, ठीक ना, ये हमारे सेकेंड वाले में नहीं आता है। फिर बोला है फार्मिंग, तो जो हमारी खेती होती है, खेती हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, फर्स्ट एक्टिविटी में आती है, ठीक ना। जब हम किसी चीज़ का डायरेक्ट उत्पाद कर रहे हो, जैसे मान लीजिए गेहूं उगाना, तो गेहूं उगाना हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब गेहूं से अगर आप रोटी बना रहे हैं या फिर गेहूं से आप अगर आटा बना रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। बी कीपिंग, पशुपालन वगैरह, ये सब, ये तो चूंकि मधुमक्खी पालन है, लेकिन कोई भी पशुपालन हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में ही आता है। दिमाग में बिल्कुल खोल के दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। देखिए, जब आप शुगर की यानी गन्ना जब आप उगाते हैं तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है, बट जब आप गन्ने से चीनी को निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 93.8% लोग वीडियो को देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार आपको बिल्कुल ऐसी वीडियो मिलेगी, जैसे आप वीडियो बोलेंगे वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। आप बस कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली कोई भी वीडियो तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।